दर्द नई नवेली विधवा का। आज सुबह सुबह ही विशाखा जी का फ़ोन आ गया। बोल रही थी आज ऑफिस में फेयरवेल है मिश्रा जी का, तो तुम अच्छे से तैयार होकर आना। मैं उन्हें पहले भी कह चुकी थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन फिर भी वह कहने लगी तो मैं मना नहीं कर पाई। मेरा मेरा फेयरवेल में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। विशाखा जी मेरे ऑफिस में सीनियर थी, तो बार बार मैं उन्हें मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, तो वह भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। मैं और वह एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा किया करते थे। वह कह एक वही तो थी जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कह सकती थी बिना किसी डर और हिचकिचाहट के। अगले दिन जब मैं ऑफिस में तैयार होकर पहुंची तो सभी की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। कहीं मेरे कपड़ों के पहनावे में कोई गलती तो नहीं हो गई है। लेकिन मेरी नज़रें तो विशाखा जी को ढूंढ रही थी। शायद वह अभी तक आई नहीं थी, तो मैं एक सोफे पर बैठ जाती हूँ। सभी का इस तरह मुझे देखना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि शायद मैं पार्टी में जल्दी आ गई, मुझे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। मैं यही सब सोच विचार कर रही थी कि तभी अचानक से मेरे पास विशाल जी आकर बैठ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। विशाल ऑफिस में मेरे कलीग थे। विशाल जी कहते हैं आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं इस नीले रंग की साड़ी में, और यह बिंदी हाथों में चूड़ी बहुत जच रही है आप पर। आप पहना कीजिए ये सब, लोगों की बातों का क्या है। और यह समाज, छोड़िए इन सबको, आपका जो मन करता है वह आप कीजिए। तभी पीछे से सक्सेना जी कहते हैं, जो मेरे सीनियर थे ऑफिस में, कहते हैं हाँ आपको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप अभी 3 साल पहले ही आपके पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मैंने सिर घुमाकर पीछे की तरफ तीखी नज़र से उन्हें देखा तो वह हड़बड़ा कर बोले, मेरे कहने का मतलब था कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। पार्टी में आए सभी लोगों की नज़रें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है। लोगों की ऐसी बातें और नज़रों को सहना मेरे लिए नामुमकिन होते जा रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं यहाँ क्यों आ गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे पहले से ही मालूम था कि यह सब होने ही वाला है कहीं ना कहीं। यह सोचते सोचते मैं फपक कर रोने लगी और घर जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही उठी मैं तो किसी के हाथ मेरे कंधे पर थे। मैंने अचानक मुड़कर देखा तो विशाखा जी थी। मेरी सांस में सांस आई, मैं उनके गले लगकर रोने लगी। मेरा रोना विशाखा जी को बहुत बुरा लगा। वह समझ चुकी थी कि मेरे रोने की क्या वजह है। शायद वह पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। मुझे चुप कराते हुए विशाखा जी बोली, अरे बेटी चुप हो जाओ, लोगों का तो काम है कहना। मैंने कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो मैं घर जाने वाली थी। विशाखा जी कहती है मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई मुझे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, आंटी मुझे देरी हो रही है घर जाने में, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। विशाखा जी कहती है रुको थोड़ा, अभी पार्टी तो शुरू हुई है, थोड़ा एंजॉय कर लो फिर चली जाना। अगर तुम इन लोगों की बातों के डर से घर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे लोग तुम्हें हर जगह हर मोड़ पर मिलेंगे, तो तुम कहाँ कहाँ से भागते रहोगी। भागना तो इन लोगों को चाहिए इस पार्टी से। ऐसे लोगों की इस पार्टी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोगों की सोच हो जाती है। बेशरम लोग, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है इन लोगों को, इतने पढ़े लिखे होकर भी इनकी ऐसी सोच है। विशाखा जी पार्टी में आए उन लोगों को कहती है कि आप लोग को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। विशाल जी आप, मुझे मालूम है आपकी कितनी गंदी नज़र है औरतों के लिए। आपकी खुद की बीवी घर में होते हुए भी आप दूसरों की औरतों पर नज़र गड़ाए रहते हैं, और इस पर भी आपकी बुरी नज़र है। यह बात मुझसे छुपी नहीं है। और शर्मा जी आप तो बड़े समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं ना। आप ज़रा बताइए कि आपके घर में जो वह औरत है वह कौन है। जहाँ तक मुझे मालूम है वह आपकी पत्नी तो है नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी को गुजरे तो 5 साल हो गए हैं। क्यों, अब क्यों हो गई सबकी बोलती बंद। आप लोगों में खुद इतने सारे छेद हैं और आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में झांक रहे हैं। पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए, बेशरम लोग। विशाखा जी आगे कहती हैं, आखिर ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया इस लड़की ने जो आप लोग इसका मिलकर सब मजाक बना रहे हैं और इसे बुरी नज़र से देख रहे हैं। क्या इसका पति नहीं है इस दुनिया में, तो इसे जीने का हक नहीं है। इसे अपने तरीके से कपड़े पहनने और खाने पीने का भी हक नहीं है। सजने का सजने का भी हक नहीं है। ये हक दिया किसने। क्या ये अपनी मर्जी से किसी से बोल भी नहीं सकती। अगर ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले तो वह गलत। ये कितनी गलत सोच है आप जैसे पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों की। अगर आप जैसे लोग ऐसा सोचेंगे तो दूसरे लोगों से फिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अब इसके पति नहीं रहे तो क्या ये अपने अरमान भी मार दे और जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा ही करें। सिर्फ कहने के लिए ये दुनिया आपके साथ है, लेकिन यही दुनिया एक औरत के पति ना रहने पर आपको बुरी नज़र से देखने लगती है।
उसके साथ कुछ भी गलत व्यवहार करने पर उतारू हो जाती है। कल तक जो औरत अपनी मर्जी से जी रही थी, आज उसकी खुशियों पर रोक लगा दी जाती है, बस इसलिए कि उसका पति नहीं रहा अब इस दुनिया में। अगर भेदभाव करना ही है तो हमें लड़के के पूरे परिवार से भी करना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार जुड़ा होता है एक दूसरे से। सजा सिर्फ पत्नी ही क्यों भुगते? लड़के के पिता, माँ, बहन, भाई और सभी रिश्तेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए। यह सभी खोखली बातें और रिवाज सिर्फ एक पत्नी ही क्यों सहे? जब जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। ये सब क्या समझेंगे? पढ़े लिखे गंवार से कम नहीं हैं ये लोग भी। मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ। विशाखा जी की बातें सुनकर सभी के सर शर्म से झुक चुके थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, या कहे कि सबको अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।